हाँ, क्लास 9th वाले बच्चे आप लोग ध्यान देंगे। परसों आप लोगों को पढ़ाया गया था सामाजिक विज्ञान में पाठ 3 अफवाह पढ़ाया गया था। तो उसमें जो है कुछ तकनीकी मिस्टेक के कारण आवाज़ जो है नहीं जा रही थी। तो आज फिर आप लोग वही चैप्टर देख लीजिए, अफवाह। अब अफवाह या अफवाह प्रणाली, पहले आप जानेंगे अफवाह या अफवाह प्रणाली होता क्या है। सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा अफवाह या अफवाह प्रणाली का अर्थ, ठीक है। तो अफवाह प्रणाली क्या होता है या अफवाह प्रणाली का अर्थ आप लोग जानेंगे। तो अफवाह किसी प्रदेश की मुख्य नदी तथा उसकी सहायक नदियां मिल करके जल प्रवाह की एक रूपरेखा तैयार करती हैं। अफवाह प्रणाली में आप लिखेंगे, अफवाह प्रणाली में आपको लिखना पड़ेगा अफवाह प्रणाली का जो अर्थ है, अफवाह प्रणाली का जो अर्थ है उसमें आप लिखेंगे किसी प्रदेश की मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियां मिल करके जो जल प्रवाह की एक विशेष रूपरेखा तैयार करती हैं, इसे ही अफवाह प्रणाली कहा जाता है। यानी किसी प्रदेश की मुख्य नदी तथा उसकी सहायक नदियां मिल करके जल प्रवाह की एक विशेष रूपरेखा तैयार करती हैं, जिसे ही जल प्रवाह अफवाह प्रणाली कहा जाता है। दूसरा पॉइंट इसमें आपको आता है भारत की मुख्य नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो भारत की नदियों को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। भारत की नदियों को मुख्य रूप से कई भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। एक आपका उसमें है हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, एक आपका है हिमालय की नदियाँ। क्या है? हिमालय की नदियाँ। एक आपका है हिमालय की नदियाँ और दूसरा आपका है प्रायद्वीपीय नदियाँ। दूसरा आपका उसमें क्या है? प्रायद्वीपीय नदियाँ, प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ, प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ। यह 2 भागों में आपको बांटा गया है। एक है हिमालय की नदियाँ और एक है प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ। तो हिमालय की नदियाँ वे नदियाँ होती हैं जो हिमालयी क्षेत्र से निकलती हैं। तो हिमालय की नदियाँ आप डालेंगे तो हिमालय की नदियाँ वे नदियाँ कहलाती हैं जो हिमालय क्षेत्र से निकलती हैं, उसे हिमालय की नदियाँ कहा जाता है। ऐसे सिंधु हुआ, गंगा हुआ, ब्रह्मपुत्र हुआ, ये आपकी हिमालयी नदियाँ हैं। ऐसी नदियों का उद्गम जो होता है हिमालय क्षेत्र से होता है, इसलिए आते इसे जो है हिमालयी नदियाँ के नाम से जानते हैं। और प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ कह रहे हैं कि प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ ऐसी नदियाँ होती हैं जो प्रायद्वीपीय क्षेत्रों से निकलती हैं। प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में निकलती हैं, जैसे कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, नर्मदा, ये सब आपकी प्रायद्वीपीय नदियाँ कहलाती हैं। तो पहला आप जान गए कि अफवाह किसे कहते हैं या अफवाह प्रणाली होता क्या है। फिर उसी में आपका एक पॉइंट आपका आता है भारत की मुख्य नदियाँ। तो मैंने बताया कि भारत की नदियों को 2 भागों में बांटा गया है, हिमालय की मुख्य नदियाँ और प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ। अब हिमालय की नदियाँ वे नदियाँ होती हैं जिनका उद्गम जो है हिमालयी क्षेत्रों से होता है, हिमालय से होता है। जैसे उसमें आपको बताया जा रहा है सिंधु हुआ, गंगा हुआ, ब्रह्मपुत्र हुआ। और प्रायद्वीपीय नदियाँ वे नदियाँ होती हैं जो प्रायद्वीपीय क्षेत्रों से निकलती हैं, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, नर्मदा, ये सब आपकी आती, ताप्ता, ये सब आती हैं। अब सहायक नदी, फिर क्वेश्चन आपका आता है सहायक नदी किसे कहते हैं। क्या क्वेश्चन बनता है आपका? सहायक नदी किसे कहते हैं। तो सहायक माने होता है सहायता करने वाली। ऐसी नदियाँ जो अपने जल को ले जा कर के बड़ी नदियों में क्या करती हैं? गिरा देती हैं। जो ऐसी नदियाँ जो अपने जल को ले जा कर के बड़ी नदियों में क्या करती हैं? गिरा देती हैं, उन ऐसी नदियों को सहायक नदी के नाम से कहा जाता है। वो नदी जो अपने जल को मुख्य नदी में डालती है या मुख्य नदी में गिरा देती है, उसे ही हम क्या कहते हैं? सहायक नदी के नाम से कहते हैं। सहायक मतलब उसकी सहायता करने वाली, जो नदियाँ बड़ी नदियों की सहायता करने वाली होती हैं, उसे ही हम उसकी सहायक नदी कहते हैं। फिर अगला है विसर्प माने होता है विसर्पण, ऐसे आप पढ़े होंगे विसर्पण। तो कह रहे हैं किसी नदी का घुमावदार भाग या वक्र, किसी नदी का घुमावदार भाग
या वक्र जो उस समय बनते हैं जब नदी समतल पथ पर एक दिशा से दूसरी दिशा में क्या होती है, घूमती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, विसर्पण कहते हैं। कह रहे हैं कि विसर्पण किसी नदी का घुमावदार भाग या वक्र उस समय बनते हैं जब नदी समतल पर एक दिशा से दूसरी दिशा में क्या होता है, घूमता है। जब नदियाँ समतल मैदानों में निकलती हैं और वह एक दिशा से दूसरी दिशा में क्या होती हैं, घूमती हैं, तो वहाँ पर जो है कुछ तिकोना माने गोला सा बन जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, विसर्पण के नाम से जानते हैं। अब झील क्या होती है, झील कह रहे हैं कि यह एक जलराशि होती है जो पृथ्वी की सतह पर गड्ढों के रूप में पाई जाती है और यह पूरी तरह से चारों तरफ से स्थलों से क्या होती है, घिरी होती है। माने इसके चारों तरफ स्थल होते हैं और बीच में जो है गड्ढे टाइप में होता है, उसमें जो अधिक मात्रा में जल क्या होते हैं, इकट्ठा होते हैं। ऐसे इकट्ठा हुए स्थानों को या गर्त को हम जो है झील के नाम से जानते हैं। और मौसमी नदी कौन होती हैं, वे नदियाँ जो केवल वर्षा ऋतु में ही जिनमें जल रहता है। मौसमी नदियाँ किसे कहते हैं, ऐसी नदियाँ जिनमें केवल वर्षा ऋतु में ही क्या होता है, जल रहता है, उसे ही मौसमी नदी के नाम से जानते हैं। बारहमासी नदी किसे कहते हैं, ऐसी नदियाँ जिनमें बता रहे हैं कि 12 माने वर्ष भर, पूरे वर्ष भर जल से भरी रहती हैं। ऐसी नदियाँ जो पूरे वर्ष भर जल से भरी रहती हैं उसे हम बारहमासी नदी कहते हैं। अब देखेंगे आप जो है, ये सब आपके मुख्य बिंदु थे। अब इसके बाद जैसे आपका क्वेश्चन में जैसे आपका बताया गया है, पहले जो है बहुविकल्पी टाइप में क्वेश्चन आपको दिया गया है, उसमें ऐसे लिखा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष की शाखाओं के समान अपवाह प्रतिरूप प्रणाली को दर्शाता है। तो उसका केवल उत्तर हम आपको बता दे रहे हैं। उत्तर में आप लिखेंगे निम्नलिखित, प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष की शाखाओं के समान अपवाह प्रतिरूप प्रणाली को दर्शाता है। तो उसमें आप लिख देंगे द्रुत कृतिक, यह आपका नाम है, द्रुत कृतिक यह नाम है। इसको देख लीजिए कैसे लिखेंगे, द्रुत कृतिक यह आपका नाम है। यह अपवाह प्रणाली के रूप में यह जो है बनते हैं। फिर दूसरा है ऊलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। ऊलर झील जो है किस राज्य में स्थित है, तो ऊलर झील जो है जम्मू कश्मीर में है। उसका उत्तर क्या लिखेंगे, जम्मू और कश्मीर। ऊलर झील किस राज्य में स्थित है, तो उसमें आप लिखेंगे जम्मू और कश्मीर। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो नर्मदा नदी का उद्गम जो है बता रहे हैं, नर्मदा नदी का उद्गम जो है अमरकंटक से। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, अमरकंटक से होता है। अब लिखा गया है जल विभाजक का क्या कार्य है, एक उदाहरण दीजिए। जल विभाजक दो अपवाह बेसिनों को अलग करने वाला पर्वत या कोई अन्य भूभाग जल विभाजक कहलाता है। दो अपवाह बेसिनों को अलग करने वाला पर्वत या कोई अन्य भूभाग जल विभाजक कहलाता है। भारत में हिमालय जल विभाजक या जल भाजक का महत्वपूर्ण क्या है, स्थान है। जल विभाजक का क्या कार्य है, जल विभाजक कार्य है कि दो अपवाह बेसिनों को अलग करने वाला पर्वत, दो अपवाह बेसिनों को अलग करने वाला क्या होता है, जो पर्वत होता है या कोई अन्य भूभाग जल विभाजक कहलाता है। भारत में हिमालय जल विभाजक का एक क्या है, भारत में जो हिमालय है वह जल विभाजक या भाजक का एक क्या है, महत्वपूर्ण उदाहरण है। कहने का मतलब यह है कि हिमालय पर्वत से जल का क्या होता है, विभाजन होता है। फिर उसी में अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे विशाल नदी द्रोणी कौन सी है। भारत का सबसे विशाल नदी द्रोणी कौन सी है, तो भारत में सबसे विशाल नदी द्रोणी गंगा नदी है। इस नदी द्रोणी की लंबाई लगभग कितना बता रहे हैं, 2500 किलोमीटर है। भारत में सबसे विशाल नदी द्रोणी कौन सी है, गंगा नदी है, और इस नदी द्रोणी की लंबाई बता रहे हैं 2500 किलोमीटर है। सिंधु एवं गंगा नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, तो सिंधु नदी तिब्बत के पास मानसरोवर झील से निकलती है। सिंधु नदी तिब्बत के पास मानसरोवर झील से निकलती है, और गंगा नदी का उद्गम जो है गंगोत्री से माना जाता है। सिंधु नदी मानसरोवर के पास, तिब्बत के पास मानसरोवर झील से निकलती है, और जो गंगा नदी है उसका उद्गम स्थान गंगोत्री से माना जाता है।
गंगा की दो मुख्य धाराओं के नाम लिखिए, ये कहाँ पर एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं। गंगा की दो मुख्य धाराओं के नाम पूछिए, बताइए ये कहाँ पर एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं। तो गंगा की दो मुख्य धाराएं अलकनंदा और भागीरथी हैं। गंगा की मुख्य दो धाराएं कौन है? अलकनंदा और कौन है? भागीरथी हैं। ये दोनों देवप्रयाग में मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं। गंगा की बता रहे हैं कि दो मुख्य धाराएं अलकनंदा और भागीरथी हैं। ये दोनों प्रयाग में मिल करके गंगा नदी का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। फिर लिखा गया है क्वेश्चन अगला है, लंबी धारा होने के बावजूद तिब्बत के क्षेत्रों में ब्रह्मपुत्र में कम सिल्ट क्यों आते हैं? तो तिब्बत एक शीत एवं शुष्क क्षेत्र है, और उसके उत्तर में लिखेंगे क्योंकि तिब्बत एक शीत एवं शुष्क से क्षेत्र है, इसलिए लंबी धारा होने के बावजूद तिब्बत के क्षेत्रों में ब्रह्मपुत्र में कम सिल्ट होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, लिखा गया है कौन सी दो प्रायद्वीपीय नदियाँ गर्त से होकर बहती हैं, समुद्र में प्रवेश करने से पहले वे किस प्रकार के आकृतियों का निर्माण करती हैं? तो नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदियां हैं जो कह रहे हैं कि जो प्रायद्वीपीय नदियां ऐसी हैं, नर्मदा और ताप्ती, जो गर्त से होकर बहती हैं और तथा ज्वार नंदमुख की रचना करती हैं। ये ज्वार नंदमुख क्या करती हैं? रचना करती हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, नदियों तथा झीलों के कुछ आर्थिक महत्व। नदियों और झीलों का कुछ आर्थिक महत्व, माने नदियों और झीलों का हमारे जीवन में कौन कौन से आर्थिक महत्व है। तो जैसे नदियाँ एवं झील जो होते हैं, जल नदियाँ हो या चाहे झील हो, ये जल बहाव को नियंत्रित करते हैं अधिक मात्रा में। जैसे आप पॉइंट डालेंगे, नदियाँ और झील जो होते हैं जल प्रवाह को या जल बहाव को नियंत्रित करती हैं। फिर दूसरा आप लिखेंगे, अधिक वर्षा के समय बाढ़ को यह रोकती हैं। फिर वो लिखेंगे वर्षा न होने पर, माने वर्षा न होने पर या कम वर्षा होने पर यह जल की मात्रा को नियमित करती हैं, बनाए रखती हैं। और नदियाँ या झील का उपयोग जो है जल विद्युत तैयार करने में भी किया जाता है। कह रहे हैं कि नदियाँ और झील जो होती हैं वह आसपास के वातावरण को मृदु या कोमलता प्रदान करती हैं। और पर्यटन का विकास करने में भी नदियाँ और झील सहायक होती हैं। ये प्राकृतिक सौंदर्य को भी क्या करती हैं? बढ़ाती हैं। तो नदियों और झीलों का हमारे आर्थिक जीवन में बहुत क्या है? महत्व है। नदियों और झीलों का हमारे आर्थिक जीवन में बहुत महत्व है। उसमें आप क्रमवाइज पॉइंट डालेंगे। जैसे मैंने आपको बताया, पहला पॉइंट लिखेंगे, नदियाँ और जो झील होते हैं वह जल बहाव को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं। दूसरा लिखेंगे, ये बहुत अधिक वर्षा होने पर बाढ़ को रोकती हैं। तीसरा आप लिखेंगे, पानी न बरसने पर या सूखा पड़ जाने पर या जल की जो कमी है उसको जो है पूरा करती हैं। चौथा आप पॉइंट डालेंगे, इनका उपयोग कारण कि नदियों और झीलों का उपयोग जो है जल विद्युत तैयार करने में भी किया जाता है। फिर अगला लिखेंगे, यह अपने आसपास के वातावरण को सुंदरता प्रदान करती हैं। और आप लिख सकते हैं, सुंदरता प्रदान करती हैं। नदियाँ और झील जो होते हैं यह जो है आसपास मृदुलता कोमलता प्रदान बनाए रखते हैं, प्राकृतिक सौंदर्य को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। तो इतने क्वेश्चन का आंसर आप जो है लिख लेंगे। आज जो है पाठ 3 आप लोगों को बताया गया। मुख्य बिंदु आपको जो था उसको मैंने बताया, यही मुख्य बिंदु है। और इसका जो क्वेश्चन है वह आपको हम बता देते हैं। क्वेश्चन आप जो है लिख लिया कीजिए, क्वेश्चन आपका मेन होता है। और जो उसमें मेन चीज़ पॉइंट होती है उसको हम आपको ब्लैक बोर्ड में समझा देते हैं कि उसको आप पहले समझ लीजिए, इसके बाद उसमें उसका क्वेश्चन और आंसर आपको बता दिया जा रहा है। ठीक है। आप